हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 11 फरवरी और आज हम 2 दिनों का डिस्कशन करेंगे, 10 फरवरी और 11 फरवरी को। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 10 फरवरी मैंने आपको बोला था कि डे पे क्वेश्चन आते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं पूरे ईयर में हम उन पे सब पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले 10 फरवरी, कल 10 फरवरी था और कल का आज का डिस्कशन होगा हमारा। तो 10 फरवरी फरवरी जो है ये वर्ल्ड पल्सीज डे होता है, यानी कि विश्व दाल दिवस। ये जो दालें देख रही हैं आप, जो देख रहे हैं आप, इन दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। और आपको मैं बता दूं, विश्व में सबसे ज़्यादा दाल प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, और सब इंडिया में सबसे ज़्यादा एमपी में होता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दाल दिवस है आज 10 फरवरी को होता है। कल, सॉरी, कल था, मतलब 10 फरवरी जो बीत गई कल, ये कल था। और आज है 11 फरवरी। तो आज का और कल का दोनों दिनों का डिस्कशन चल रहा है। तो आज का जो दिन है हमारा, यानी अभी आज के दिन हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। ये विज्ञान के लिए लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। देखो, वुमेन का क्या पार्टिसिपेट है साइंस के लिए, और उस उनका पार्टिसिपेट बढ़ाने के लिए, मतलब कि उनकी जो भागीदारी है विज्ञान में बढ़ाने के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है 11 फरवरी, यानी आज के दिन। ठीक है। और जो इसकी थीम है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। तो ये इसकी थीम है, याद रखना, कई बार थीम भी आ जाती है। सॉरी। जो हमारा, आपको पता भी, बजट सेशन चल रहा है, और मैंने बताया था बजट के जो आहिस्ता आहिस्ता जो भी डे टू डे इंपॉर्टेंट फैक्ट आते रहेंगे, मैं आपको करवाता रहूँगा। कृषि के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए 4.5% फंड बढ़ा दिया गया है, यानी 4.5% जो फंड दिया गया है इस बार एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है बजट में। और फिलहाल में जो बजटीय घाटा है 5.5 से 6% चल रहा है। यानी जो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन वो होता है जो मतलब पैसा आया है उसको खर्च करने के बाद जो घाटा बच जाता है। और जो अभी बजटीय घाटा है 5.5 से 6% चल रहा है, यानी कि 4.5% फंड बढ़ाने के बाद भी एग्रीकल्चर -1% में रहेगा। यानी कि अभी भी प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही बजटीय घाटे का दौर चल रहा है। और जो विश्व खाद्य संगठन है, एफ जिसे बोलते हैं, देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये जो एफ है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2019 में तक भारत ने विश्व में टॉप 10 देशों में एग्रीकल्चर पर खर्च किया है, जो कि 7.3% है। देखो, विश्व में जो भी खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जो भी बेस्ट संस्था है ना, अपनी रिपोर्ट देती है, वो है विश्व खाद्य संगठन। एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरी बात ये, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2019, यानी कि 19 साल की इसने ऑलमोस्ट अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि भारत में ये बोला गया कि भारत ने पूरे वर्ल्ड में 10 जो टॉप 10 एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और जो खर्चा करती हैं जीडीपी का, भारत उन टॉप 10 कंट्रीज में है। और भारत एक, आपको पता है, कृषि प्रधान देश है। और अगर हम टॉप 10 उन कंट्री में आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही हैं, वो भी पिछले 19 साल से, तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। और ये कितना है, ये टोटल जीडीपी का 7.3% है जो भारत एग्रीकल्चर पे खर्च करता है। और दुनिया में कृषि पर, यानी इन 19 सालों में दुनिया में एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश मलावी है। फर्स्ट नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, याद रखना, अपनी जीडीपी का टोटल बताया गया है ये। एशिया में भारत से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर चीन और नेपाल ने खर्च किया है, तो आपने ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो बना था, एफ जिसकी हम बात कर रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है ये, वर्ल्ड में फूड से लेकर सबसे ऊपर यही है। विश्व खाद्य संगठन 1945 में बना था, टाइम याद रखना। और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। देखो, मोस्टली जो संगठन है उसके मुख्यालय स्विट्जरलैंड में या यूएसए में है, लेकिन जो एफएओ है इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। आपने इस तरह से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। जो भारत की जीडीपी है ना, इसमें कृषि का योगदान है 14%, यानी जो हमारा टोटल जीडीपी है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो एग्रीकल्चर का योगदान है 14% है। और भारत की 55% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। यह प्राथमिक सेक्टर के तहत आता है। देखो, जो हमारे देश में है ना, इकोनॉमी को 3 बेस पे बांटा गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी सेक्टर वो आते हैं जो कि नेचर से जुड़े हुए हैं, जो कि प्रकृति पर निर्भर हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, या फिर मछली पालन हो गया, या खनन उत्पादन हो गया, छोटी जो खाने हैं उनमें से उत्पादन हो, वो भी प्राकृतिक चीज़ें होगी ना। तो इस तरह के जो सेक्टर हैं,
तो ये है प्राइमरी सेक्टर, इनको बोला जाता है। और एग्रीकल्चर भी पूर्ण रूप से मतलब प्रकृति पर निर्भर है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इससे अलग दो सेक्टर और हैं। द्वितीय सेक्टर के तहत उद्योग आता है, जिसे जीडीपी में 28% योगदान है। देख रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर का योगदान सिर्फ 14% है, और इसमें भारत की 55% जनसंख्या काम कर रही है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी बता दूं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इसमें जनसंख्या काम कर रही है, जबकि इससे जो फ़ायदा होता है वो कम होता है हमारी जीडीपी में। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र के तहत उद्योग आता है, ये हमारी जीडीपी में 28% योगदान है इसका। तृतीय क्षेत्र के तहत सेवा क्षेत्र आता है। जो सेकंड सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, जिसे बोलते हैं उद्योग। उद्योग में क्या है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होके जो चीज़ें आती है, जैसे किसी के जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या फिर आप ये कह सकते हो जो उद्योग धंधे हैं, यानी फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब जो आती हैं, जिनसे कि एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर से जो सामान आता है उसको जो मैन्युफैक्चर करके उसको सप्लाई, मतलब उसको बनाया जाता है, उसे बोलते हैं उद्योग। यानी प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर है उद्योग। प्राइमरी सेक्टर से मान लो आलू आया या जो कुछ भी आया, फिर उससे आलू से, ब्रेड से, रोटी से, या गेहूं से जो मतलब बर्गर बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इसके तहत बोला जाता है उद्योग धंधे को, यानी कि इंडस्ट्री को, जो प्राइमरी सेक्टर के सहारे चलता है। और सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान है 28%। अब चलते हैं टर्सरी सेक्टर पे, यानी कि जिसे सेवा क्षेत्र बोला जाता है, सर्विस क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ हम इंडस्ट्री से बनाते हैं, उस चीज़ों को मतलब एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सब जो टर्सरी सेक्टर में आता है। यानी कि जो सेवा का काम करते हैं, जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या उनके उनके उन सेवाओं के जरिए लोगों तक उनको पहुंचाना, इसके तहत ये आता है। मतलब कि संचार आता है, रेल आता है, परिवहन आता है, या फिर ये कह सकते हो बसेज आती हैं, होटल आते हैं, जिसके तहत सेवा दी जाती है फर्स्ट और सेकंड सेक्टर के तहत बनी हुई चीज़ों को। ठीक है, ये है सेवा क्षेत्र। इसके अंदर रियल एस्टेट आ जाता है, इसके अंदर पूरा का पूरा मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आ जाता है, इसे सेवा क्षेत्र बोला जाता है। और कमाल की बात देखना, जीडीपी में इसका योगदान 58% है। यानी सबसे ज़्यादा जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 58% कौन सा है, टर्सरी सेक्टर है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी संधारणीय विकास, मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका जो दूसरा लक्ष्य है भूखमरी को खत्म करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो पूरे वर्ल्ड ने है ना 2015 से लेकर 2030 तक 17 गोल रखे हैं विश्व के सामने, कि हम 17 गोल को पूरा करेंगे और विश्व को एक रहने लायक जगह बनाएंगे। और जो अभी संसाधन हमारे पास हैं उस तरह से यूज़ करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों तक भी इन संसाधनों को पूरी तरह से बचाया जा सके। तो उसके लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक तो आपने ये याद रखना है। और ये जो लक्ष्य रखा गया 2015 से 2030 तक रखा गया है। और आप देख रहे हो इन पे जो पहले 7-8 गोल है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्विटी इक्वेलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जो पहला है ना, नो पॉवर्टी, यानी कोई गरीबी नहीं रहेगी। इसके बाद जो जीरो हंगर है, यानी कि भूखमरी को ख़त्म करना है। ये तभी होगी जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी। जब एग्रीकल्चर कब अच्छी होगी, जब इस पर अच्छे वर्क, अच्छे मतलब बेस पर काम किया जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो जीडीपी है और इसमें हमारा योगदान है, और जो सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैसिलिटी दे रही है, और पूरे वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी है ना, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रभावित करती है। तो ये आपने याद रखना है। और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ ये है कि जो भूखमरी को ख़त्म करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो दूसरा लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब चलते हैं इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज़ पर। जो एग्रीकल्चर है उसमें किसानों को फ़ायदा देने के लिए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ये स्कीम पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पीएम आशा स्कीम जारी की गई थी, देखो मैंने ये यहाँ पे ये स्पेशल पोस्टर भी लगाया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, सॉरी,
यानी प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने बोला था कि जो अन्नदाता जो किसान हैं उनकी आय का संरक्षण किया जाएगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दाम दिए जाएंगे। साथ में इन्होंने एक और बहुत अच्छी स्कीम जारी की थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यानी प्रधानमंत्री जो किसानों का सम्मान करने के लिए उनको निधि देंगे, यानी साल में 3 बार 3 ट्रम में 6,000 रुपये देंगे, एक ट्रम में 2,000 और साल में 3 ट्रम में 6,000 हो गए। ये जो योजना थी किसान सम्मान निधि योजना थी, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना बोला जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी जो किसानों को संतुष्ट करने के लिए उनकी भलाई के लिए जारी की गई थी। दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एंटी कन्वर्जन बिल ले आई है। यानी कि रिलीजन के तहत कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती नहीं करवा सकेगा या गैर कानूनी तरीके से नहीं करवा सकेगा। हरियाणा सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल लेकर आई है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से धर्म को बदलवाता है तो अब उसके खिलाफ केस होगा और सज़ा होगी। अब पता क्या है, बहुत जगह क्या करते हैं कि कोई हर रिलीजन में, ये एक रिलीजन की बात नहीं है, मतलब धोखे से ज़बरदस्ती से या बहला फुसलाकर रिलीजन चेंज करवाए जा रहे हैं। ये एक रिलीजन की बात नहीं है, किसी भी रिलीजन को उठा के देख सकते हो। जो धार्मिक कट्टर लोग हैं ना उनकी मानसिकता बहुत छोटी है और इससे पता है समाज में मतलब छोटी सोच को प्रदर्शित करते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी इससे थोड़ी ही प्रभावित होती है। और जो जिसका ये काम होता है, जो ये करवाते हैं, मतलब कि उनकी जो इंटेंशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर वो और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। तो ये सब रुके, इसलिए हरियाणा कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन बिल लाया है। और ये जो लाया गया है हरियाणा से पहले 2 स्टेट में आ चुका है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ये आ चुका है। लेकिन अभी हरियाणा लेके आया तो ये और भी चर्चा में आ गया। इसका रीज़न क्या है, भारतीय संविधान का भाग 3 है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। इसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 का इसको उल्लंघन माना गया है एंटी कन्वर्जन बिल का। क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो ये अनुच्छेद 25 है इसके तहत बोला गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके अनुसार रह सकता है और फैला सकता है। यानी अगर आप प्यार से किसी अपना धर्म फैला रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो जब उसको कोई अपनाता है और उसके अनुसार रहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। और जो ये एंटी कन्वर्जन बिल है ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, यानी कि इस मौलिक अधिकार के खिलाफ चला जाता है, जो कि भाग 3 में और अनुच्छेद 25 में। ये अनुच्छेद 25 और भाग 3 बहुत चर्चा में, आपने ध्यान में रखना है। और जो अनुच्छेद 21 में है, जो राइट टू मैरिज है, यानी कि शादी का अधिकार है कि किसी से भी आप किसी भी रिलीजन जाति में शादी कर सकते हो, ये उसका भी उल्लंघन करता है। ये बोला है आज जो संविधानवादी है उन्होंने। तो ये काफ़ी चर्चा में आ गया। पर ये आपने याद रखना है, यूपी, कर्नाटक और हरियाणा ने एंटी कन्वर्जन बिल ले आया और लेटेस्ट हरियाणा लेकर आया। अभी एक और न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, साउथ कोरिया की कंपनी है जो पाकिस्तान में काम करी और पाकिस्तान डे पर उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। और भारत के लिए तो ऐसा नहीं है बात होगी, क्योंकि कश्मीर, पूरे कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है। इवन जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी हमारा हिस्सा है। और एक्चुअल में वो है, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पर आतंकवाद फैलाकर उसको अपने तहत लेके आया था। लेकिन जो ये कंपनी है इनको तो अपना सामान बेचना होता है, पाकिस्तान में सामान की लागत ज़्यादा हो, इसलिए उसने पाकिस्तान में पाकिस्तान डे पर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। और इस पर भारत ने आपत्ति जताई है और कहा है कि यह असहनीय है। और इस पर उसने दक्षिण कोरिया के राजदूत पर जवाब मांगा है। इवन कल तो जो दक्षिण कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर थे उनको भी कॉन्फ्रेंस पे लिया गया था भारतीय फॉरेन मिनिस्टर द्वारा, और उनसे जवाब तलब किया गया कि ये क्या हरकत है और अगर ऐसा है तो फिर जो साउथ कोरिया है उसके साथ हमारे संबंधों पर क्या होगा, उसके साथ हमारे संबंधों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये बोला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत मतलब अच्छा स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने और इस पर जवाब तलब किया है दक्षिण कोरिया से। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। श्रीलंका ने क्या किया कि भारत की तर्ज पर श्रीलंका ने आधार कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो ये पूछ लेंगे कि
भारत की तर्ज पर आधार कार्ड किस देश ने बनाने शुरू किए हैं, तो वो अभी श्रीलंका ने किए हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको पता है आधार कार्ड में आपके उंगलियों के निशान, सॉरी अंगूठों के निशान लिए जाते हैं, आइरिस स्कैन जो आंखों की पुतलियों के मतलब स्कैन किया जाता है। तो इस तरह से एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर भी हुई है मतलब भारत में साबित। और भारत इस काम में श्रीलंका की मदद करेगा, यानी आधार कार्ड बनाने में भारत श्रीलंका की मदद करेगा, याद रखना। अब चलते हैं अगली न्यूज़ में। ये जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है और अफ्रीका में बोला गया कि 13 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं। तो आंकड़ा आ जाए और कोई कॉन्टिनेंट आ जाए तो सबसे ज़्यादा जो भूख से मरने वाले लोग हैं वो अफ्रीका में, एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इनकी संख्या 13 मिलियन है, ये बोला है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्राई द्वारा यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया में 5G की एलोकेशन स्वीकृति दी गई है। अभी पता है पूरे वर्ल्ड में 5G लॉन्च हो रहा है। तो 5G एक ऐसा फाइव मतलब वो है, मतलब ऐसा एक जनरेशन का मतलब जोड़ने का एक ऐसा साधन है जिसमें इंडिया वर्ल्ड के साथ जा रहा है। जब 4G आया, 3G आया, पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया से पहले आ गया था। लेकिन जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इस टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में जैसे लॉन्च हुआ, इंडिया में भी ये साथ ही लॉन्च हो गया। एक तो हमारे लिए प्राउड की बात है। और दूसरी बात ये है, अभी 5G की एलोकेशन जारी की है तो वो ट्राई ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं ये किसके द्वारा जारी की जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना 1997 के अधिनियम के तहत हुई थी, यानी 1997 में एक एक्ट आया था, उसके तहत ट्राई की स्थापना की गई थी। तो अब चलते हैं आगे। आज की जो अगली अगली न्यूज़ है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 तक 400 वंदे भारत नई रेल चलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये देखिए, ये है वंदे भारत रेल। एक तो आपने ये ध्यान में रखनी है, ये हाईली स्पीड मतलब हाई स्पीड ट्रेन है जिससे कि 40 से 45% आपके समय की बचत होगी। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही मॉडर्न ट्रेन है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। आप इसमें ये कह सकते हो ट्रेन में इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम होगा, यानी कि अगर आगे से कोई ट्रेन आ रही है और उसके ब्रेक फेल हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने ब्रेक लगा लेगी। और ज़्यादा से और अगर आगे कोई दुर्घटना हो रही है, कहीं पटरी टूटी हुई है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में अपने आप ब्रेक लगा लेगी। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। और इसमें सब तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी जो कि एक आधुनिक ट्रेन में होती हैं। एक तो ये बात याद रखना। और मतलब आज से ठीक 1 साल तक भारत 400 नई, यानी कि ये 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाएगा और इस पे 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये अमाउंट भी आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा निर्माण कार्य होगा भारत में जो किया जाएगा, मेक इन इंडिया यानी कि इसका हिस्सा होगा। जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया था यानी कि आत्मनिर्भर बनो, तो उसका हिस्सा होगा ये 400 नई जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। और टाइम भी याद रखना, जनवरी 2023 तक, यानी 1 साल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका सेकंड चरण आ रहा है। ये देखो, मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, इनकी मीटिंग हुई है। ये देखो, जो हमारे देश के दोनों एंटी पर्सन और एंटी कंट्री हैं, ये पाकिस्तान के हैं और ये हैं चीन के। तो इन दोनों की मीटिंग हुई है अभी चाइना में। तो चाइना क्या कर रहा है कि जो CPC का जो सेकंड फेज है उसके लिए पैसे दे रहा है। किसको? जो PM हैं किसके, पाकिस्तान के, इमरान खान। ठीक है, इमरान खान को ये पैसे दे रहा है चाइना। क्यों दे रहा है? क्योंकि एक तो बीजिंग ओलंपिक है ना, विंटर ओलंपिक, वो असफल होने जा रहे हैं क्योंकि भारत जैसे देश उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसको डर है। और जब इसमें और कंट्रीज भी भाग नहीं लेंगे तो इसमें चाइना ही बड़ी बेइज्जती होगी। तो पाकिस्तान और उसके साथ में जो कट्टर मुस्लिम वर्ल्ड है उनको अपनी साथ करने के लिए इन्होंने 600 मिलियन अमरीकी डॉलर दिए हैं किसको? पाकिस्तान को। और क्यों दिए हैं? ये बहाना बनाकर दिए हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसके बहाने से। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका दूसरा चरण के लिए ये दिए हैं 600 मिलियन US डॉलर दिए हैं इन्होंने। ये अमाउंट भी याद रखनी है। और यह चीन के जिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। ये देखिए, ये चीन का कासगर भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन ये जिनजियांग क्षेत्र है
चीन के जिनजियांग क्षेत्र को देखो पाकिस्तान के यहाँ से यहाँ ग्वादर बंदरगाह, ये देखो बिल्कुल अरब सागर पर एक बंदरगाह है, इससे जोड़ेगा। एक ये याद रखना है, ये भी पूछ लेंगे ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दूसरी बात ये है, ये बंदरगाह चीन के द्वारा डेवलप की जा रही है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा आपने याद रखना है, सीपीसी प्रोजेक्ट चीन द्वारा बनाया जा रहा है, और ये चीन के जिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। और चीन को इससे क्या फ़ायदा होगा, चीन ऐसा बंदर कंट्री है कि वो बिना किसी फ़ायदे के कोई काम नहीं करता है, ऐसी मतलब घटिया कंट्री आप उसको बोल सकते हैं। चीन इस रास्ते से अफगानिस्तान, ईरान और अफ्रीका से जुड़ेगा। देखो अभी क्या है कि चीन पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के आता है, यानी वो नीचे से आता है, पहले चीन इधर से आएगा साउथ चाइना सी से, फिर वो बंगाल की खाड़ी में आएगा, बंगाल की खाड़ी में नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर वो घूम के आता है मतलब इधर अरब सागर में, और ये रूट उसको बहुत लंबा पड़ता है। लेकिन अगर वो सीधा यहाँ से आएगा, देखो सिर्फ उसको पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा, और वो इस रास्ते से देखो अफगानिस्तान से भी जुड़ पाएगा, अफ्रीका से भी जुड़ पाएगा, और साथ में जो मतलब और जो यूरोपियन कंट्री है उसके लिए शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा ये। इसलिए वो ये जो रूट है ये डेवलप कर रहा है। और ये याद रखना है, ये ग्वादर बंदरगाह को जोड़ेगा चीन के जिनजियांग कासगर क्षेत्र से। चीन इस रास्ते से अफगानिस्तान, ईरान और अफ्रीका से जुड़ेगा, और भारत इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर, ये देखो पीओके से गुजर रहा है, ये देख रहे हो ना, ये देखो ये भारत का जो क्षेत्र है, भारत जिसको अपना क्षेत्र मानता है पाक अधिकृत कश्मीर, उससे ये गुजर रहा है, तो भारत इसका विरोध कर रहा है, और वैधानिक रूप से विरोध कर रहा है कि ये इलीगल है। तो आपने याद रखना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो दोनों दुश्मन मिले थे, इन्होंने ये बड़ी चीप हरकत की है कि पीओके से ये बना रहे हैं सीपीसी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम को रोक देगा। देखो पूरा मुद्दा समझाता हूँ आपको क्या है। ये है यूक्रेन, और यूक्रेन का मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया हुआ, इस पर क्वेश्चन 100% बनेगा। 1991 में क्या हुआ था, रसिया का यूएसएसआर जिसे बोलते थे, यूएसएसआर का विघटन हो गया था, और उसमें से 15 देश निकले थे, जिसमें एक रसिया था और 14 ये देश थे, ये देखो मैंने जो बताया है। इन 14 देशों में आप नाम याद रख सकते हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये जो 14वें नंबर पे है ना, ये है देखो यहाँ पर, ये यूक्रेन है और ये रसिया है। ये देखो पूरा पूरा का पूरा रसिया है। रसिया एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में, ये भी आपने याद रखना है। जो ये पूरा का पूरा जूत बजा हुआ है, ये जो जूता बजा हुआ है ये यूक्रेन पे बजा हुआ है। यूक्रेन जो है, इस कंट्री को नाटो क्या चाहता है कि यूक्रेन को फ़ायदा उठा के नाटो इसको नाटो का मेंबर बना बना ले यूएस से। और जो रूस चाहता है यूक्रेन रूस के अंडर ही रहे, अभी तक रूस के नीचे रहा है यूक्रेन, और अगर वो नाटो में चला जाता है तो रूस की पकड़ से बाहर चला जाएगा। तो रूस चाहता है कि वो नाटो का मेंबर ना बने और रूस के अंडर ही रहे, इसलिए वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, वरना वो रूस पर यूक्रेन पर अटैक भी कर सकता है। यानी नाटो को का मेंबर बनने से जो रूस की पकड़ है वो कम हो जाएगी यूक्रेन पर, और इस खतरे को भांपते हुए रूस बार बार धमकी दे रहा है कि वह यूक्रेन पर अटैक कर देगा। और अभी इसमें यूएस से पहले इनडायरेक्ट वे में घुसा हुआ था, अब वो पूरे रूप में इसमें घुस गया है। उसने कहा है कि अगर ऐसा करता है रूस, तो यूएस से क्या करेगा, नॉर्ड स्ट्रीम को बंद कर देगा। अब मैं नॉर्ड स्ट्रीम आपको बताता हूँ, ये है नॉर्ड स्ट्रीम, देखिए ये है रसिया यहाँ से, और ये रसिया से शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर ये जर्मनी तक आती है, और फिर जर्मनी से लेके ये एक ऐसी लंबी गैस पाइपलाइन है। ये जो पाइपलाइन है जर्मनी से जोड़ेगी रूस को, और जर्मनी में आने के बाद जो ये पूरा इधर यूरोप बच जाता है, इस पूरे यूरोप से जोड़ेगी किसको, रूस को। यानी रूस में जो पाइप गैस मिलती है, इस पाइपलाइन के तहत वो अपनी गैस को जर्मनी और पूरे यूरोप में बेचेगा, जिसे कि नॉर्ड स्ट्रीम बोला जाता है। यानी कि जो ये गैस पाइपलाइन है इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम। ठीक है, आपने याद रखना है। यह रूस से जर्मनी को जोड़ेगी और यूरोप को जोड़ेगी। और यह बाल्टिक सी, ये देखो ये है बाल्टिक सी, यह बाल्टिक सागर के नीचे से आती है, आपने ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये अभी न्यूज़ में आया हुआ है
कि अगर ऐसा करता है, यानी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूएसए इस पूरी की पूरी गैस पाइपलाइन को रोक देगा, और इसको रोकने में जो नाटो कंट्री हैं वो यूएसए का साथ देंगी। इसी करके यूएसए पूरी तरह से रूस पर दबाव बना रहा है ताकि वह यूक्रेन के मुद्दे को सुलझा सके। तो ये थी आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।